अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे नवाब शाह से भेजी है नाजिया ने। नाजिया उनका मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम रखा है उनके कहने पे। और जिस शहर में उनकी शादी हुई थी वो शहर बहावलपुर शहर के करीब ही एक बड़ा शहर है। उसका नाम भी मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि मज़हर भाई मेरी स्टोरी सुनाते हुए आप नाम और शहरों के नाम तब्दील कर दीजिएगा। तो जितने भी ये नाम हैं ये सारे फर्जी हैं। नाजिया कहती हैं जब मैं बड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने जो चेहरा अता किया था, कोई मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूर परी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी चेहरा नहीं था कि कोई एक दफ़ा देखे और मुंह फेर ले। जो भी कोई एक दफ़ा देखता था तो दूसरी दफ़ा वो ज़रूर चेहरे की तरफ देखता था। और मैं भी जब अपने आप को शीशे पे देखती थी तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने जहाँ कई नेमतें अता की हैं वहीं पे उसमें एक चेहरा भी है जिसका मैं खुदा का शुक्र अदा करती कि इतना खूबसूरत चेहरा अता किया था। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ था, उनके लिए एक रिश्ता आया और यूं वालिदैन ने उस रिश्ते को देख के हाँ कर दी। शौहर कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। जब वो शादी होके उस घर में पहुंची तो वहां उनको शौहर का प्यार मिला और माँ ने भी घर से कह के भेजा था कि बेटा, बेटियों के घर कभी भी माँ बाप के घर नहीं होते, बेटियों ने पिया देश सुधार जाना होता है। तो आज तुम्हारा वही घर है, उसको इस अंदाज में अपना घर समझना कि अब तुम्हारा जीना मरना उसी घर में है। शौहर की फर्मा बरदार बीवी बन के रहना और कोशिश करना ज़िंदगी में कभी ऊंच नीच हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना। माँ बाप ने इतना खूबसूरत सबक दे के भेजा था कि मुझे पहले दिन से ही था कि मैंने सबके दिलों को जीतना है और इस घर में अपनी जगह बनानी है। पाकिस्तान इंडिया में बेटियों के लिए कैसे कैसे मसाइल होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बेटियां जब जवान हो जाती हैं तो उनको पता होता है कि जिस घर में हम पैदा हुई, जिस घर में हम जवान हुई, ये हमारा घर नहीं है, हमें पिया देश सुधार जाना है। एक ज़िंदगी में शहज़ादे की तरह वो ख्वाब देखती हैं कि एक शहज़ादा आएगा हमें ले जाएगा। वो उनके ख्वाबों का, सपनों का शहज़ादा आता है और उनको ले जाता है। तो वहाँ पर जाके उस घर में ये भेद खुलता है कि जैसा सोचा था ज़िंदगी कितनी तल्ख़ है। वो माँ बाप का घर था जहाँ पे सब आसाइशें थीं। ये शौहर का घर है, यहाँ सब कुछ पे कंप्रोमाइज़ करना है। बहुत सारी लड़कियाँ खुश भी रहती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं इस घर में एडजस्ट हो गई थी, शौहर ख्याल रख रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था कि पहला वाक़या उस घर के अंदर जो मेरे साथ हुआ, ये शाम का टाइम था। मैंने दरवाजे को बंद किया, ठंड ना आए, और अंदर अपने कमरे में लाइट जला के बैठी हुई थी कि थोड़ी देर के बाद बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया तो आप फौरी तौर पे, आप लेटे भी होते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं। मैं एकदम से उठ के बैठ गई कि पता नहीं बाहर कौन आया है, और फौरी तौर पे मैं गई दरवाजे की तरफ, दरवाजे को खोल दिया कि बाहर जो भी हैं पूछूं सब खैरियत है, क्या हुआ है, क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्योंकि उस घर में सास भी रहती थी, कंबाइंड फैमिली थी, सारे घर वाले रहते थे। तो बाहर मैंने देखा बाहर कोई भी नहीं है। क्या कोई चला गया दरवाज़ा खटखटा के, या कोई आया था किसी काम के लिए लेकिन एकदम से उसको कोई काम याद आ गया और वापस चला गया हो, ऐसा भी तो हो सकता था। तो मैं दरवाज़ा फिर से बंद किया ठंड की वजह से और वापस अपनी चारपाई पे आके बैठ गई। अभी बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया और इस दफ़ा पहले से भी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया। कौन है? कौन है बाहर?
मैंने 2 दफ़ा पूछा, लेकिन बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैं बैठी रही कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, दरवाज़ा खटखटाने वाला क्या फिर से चला गया है या क्या मामला है कि फिर से तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं जिद सी होके उठी अपनी जगह से कि क्या मसला है भाई, जवाब भी नहीं देते और दरवाज़ा खटखटाए जाते हैं। जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। इस दफ़ा मैं गेट से बाहर चली गई। दरवाजे से बाहर निकल के मैंने इधर उधर देखा। अगर कोई घर का फर्द दरवाज़ा खटखटाता तो इतनी देर में वो कहाँ जा सकता है। भागने की आवाज़ भी नहीं आई, कहाँ छुप सकता है। इधर उधर दरवाजे को देख के वापस कमरे में दाखिल हुई। अभी दरवाजे को बंद ही किया था कि बाहर से दज 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 की आवाज़ आई। अभी तो मैं दरवाजे के पास थी। अब जो भी था दरवाज़ा खटखटाने वाला, अब वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसने या दरवाज़ा खटखटाया था और मैंने फौरी दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। तब मेरे जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसे कमर में जैसे खौफ की लहर दौड़ जाती है, ऐसे मेरी कमर के अंदर सनसनाहट सी महसूस हुई और मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी ली। या खुदाया, ये क्या था? कौन था बाहर? किसने दरवाज़ा खटखटाया? 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा दरवाजे को खटखटा चुका है। मैं जो खुद से यही सोचती रही, कौन है? चुप जाता है। अब तो कोई भी नहीं। मैं बाहर अभी देख के वापस आई थी, कोई नहीं था। और या बंद करने लगी किसने खटखटाया, तो मैं समझ गई माजरा कुछ और है। मैंने इस बात का अपने शौहर से जिक्र किया तो उन्होंने इस बात को इस अंदाज में हंस के टाल दिया कि नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। तुमसे पहले आज तक घर के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शौहर से तो नहीं कहा, लेकिन मैं अपने आप से दिल में कहा कि मेरे साथ तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने माँ बाप के घर में रहती रही हूँ, वहाँ पे भी कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो वहम कैसे हो सकता है? लेकिन उस घर में रहते हुए कभी दरवाज़ा खटखटाया जाता, हल्का फुल्का मुझे ऐसे महसूस होता था। मैंने भी उसकी तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी थी कि कोई खटखटाता है तो खटखटाता रहे, मुझे उससे क्या लेना देना। जब वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मुझे तंग नहीं कर रहे, एक दरवाज़ा ही तो खटखटाते हैं। ये कभी कभी ऐसे महसूस सा हो जाता है जैसे कोई तेज़ी से बाहर गया है। तो क्या हुआ, मैं आदी हो गई और उसके साथ वक्त गुजारती रही कि शादी को 1 साल बीत गया। और 1 साल बाद खुदा ने मुझे बेटी अता की। 1 महीना 15 या 20 दिन हुए थे कि मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने माँ बाप के घर कुछ दिन रह के आना चाहती हूँ। तो मेरी सास ने कहा, वहाँ तुम बाद में जाना, पहले तुम कब्रिस्तान जाओ, नानी सास और नाना ससुर की कब्र पे जाओ, वहाँ पे सलाम करके आओ, दुआ मांग के आओ, उसके बाद तुम चले जाना। मैंने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे। अगले दिन रात को, उसी रात को मैंने शौहर से कहा, उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, तो कल हम शाम तक चलेंगे। मैंने अपनी सास से इस बात का जिक्र भी किया था कि 1.25 महीने की मेरी छोटी सी बेटी है, इसको लेके मैं कैसे कब्रिस्तान जाऊं। तो उसने कहा इसमें क्या हर्ज है, क्या दुनिया जाती नहीं है कब्रिस्तान, बेटियों के साथ भी तो जाती है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ तुम। शौहर से भी जिक्र किया तो उन्होंने कहा जब माँ कह रही है तो जाना पड़ेगा, तो कल जाएंगे। मैं कल सब्जी का ठेला लेके जब काम पे निकलूंगा और वापस आऊँगा, जल्दी कोशिश करूँगा फारिग होके आ जाऊँ, तो कल हम चलेंगे। अगले दिन वो जल्दी आने के बजाय लेट फारिग हुए, आ गए और मुझे कहा तैयार हो। मैंने कहा मैं तैयार हूँ लेकिन लेट हो गई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने कौन सा वहाँ पे रात गुजारनी है, जाते हैं, दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वापस आ जाएंगे।
यूं मैं, मेरे शौहर और वो छोटी सी बेटी को मैं गोद में लिए हम रवाना हो गए उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ। मगरिब हो चुकी थी जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे थे। तो कब्रिस्तान के गेट के बाहर, जैसे ही हम अभी गेट के अंदर दाखिल हुए, तो उसी वक्त लगा कि अब अंधेरा सा हो गया है। घुप अंधेरा तो नहीं हुआ था। ये वो लम्हा होता है जब सूरज गरूब हो रहा होता है, शाम हो चुकी होती है, हर तरफ एक सूरज की लाइट ना होने की वजह से अंधेरा तो होता है लेकिन उसमें उजाला भी मिक्स होता है। सब कुछ क्लियर नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ रात की काली स्याह चादर हर चीज को अपने साए में लपेटना शुरू करती है, तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए उस वक्त हल्का सा उजाला, सूरज गायब हो चुका था लेकिन उसका उजाला अब भी कहीं दूर से आता हुआ उस शाम के अंधेरे को फैलने में मदद कर रहा था। हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरे शौहर आगे थे, मैं पीछे आ रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान में मेरे पीछे कोई आ रहा है। हम तो अकेले कब्रिस्तान आए हैं, कोई और मर्द तो हमारे साथ नहीं आया। तो मैंने उसी वक्त मुड़ के देखा पीछे, तो पीछे कुछ भी नहीं था। फिर हम आगे की तरफ चलना शुरू हो गए। नानी सास और नाना ससुर की कब्र मेरे शौहर को पता थी, तो मैं उनके पीछे चल रही थी कि फिर से थोड़ी देर के बाद कब्रिस्तान में मुझे फिर से ऐसे पाँव की आहट से सुनाई दी है जैसे कोई पीछे है और उसके जो कदमों की चाप है बहुत आहिस्ता से वो अपने कदम कब्रिस्तान में रख रहा है। फिर भी उसके कानों को महसूस हो गया कि कोई पीछे चल रहा है, इसके बावजूद कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा था। तो एकदम से फिर तेजी से मुड़ी कि ये दूसरी दफा मुझे महसूस हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मेरा वहम हो। मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। शौहर उसी तरह आगे चल रहे थे। 2 दफा वो पीछे मुड़ के देख चुकी थी। शौहर को इस बात का अंदाजा नहीं था। फिर से चलना शुरू हुए, थोड़ी आगे गए तो फिर से महसूस हुआ कोई इस दफा जो भी था थोड़ा सा तेज कदमों से चला है, जिसकी वजह से बाकायदा एक धप धप सी पैदा हुई है पाँव जमीन पर रखने की वजह से। मुड़ के देखा तो बाकायदा एक झाड़ी भी हिलती नजर आई। चौंक सी गई, शौहर को नाम से पुकारा और उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहा मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई आ रहा है, काफ़ी देर से कोई चलता हुआ आ रहा है। मैं पीछे देखती हूँ, नज़र नहीं आता लेकिन कोई पीछे है। शौहर ने कहा क्या हो गया तुम्हें, कौन है पीछे? कोई भी नहीं है, क्यों इस तरह सोच रही हो? चलो आगे बढ़ो, हमें पहुंचना है। खैर वो आगे चल पड़े और चलते चलते उस कब्र तक पहुंच गए। वहां पे उन्होंने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी। अंधेरा अब हो चुका था। कब्रिस्तान का अंधेरा एक अलग ही खौफ फैलाता है। वही इंसान जो कभी जिंदगी में दुनिया में दनदनाते फिरते थे, वो सब खामोशी से लेटे होते, मनो मट्टी के नीचे खूब अंधेरे में। कहीं हड्डियां तो कहीं अभी भी ताजा वजूद को रखा गया था। कैसा अजीब सा समा होता है कब्रिस्तान में। दिल दहल सा जाता है ये सोच के कि आज किसी का प्यारा जुदा हुआ होगा, रोते हुए उसको आज फिर से मनो मट्टी के नीचे हवाले कर दिया होगा। वो प्यारा आज आंख खोलेगा तो देखेगा कि कब्र के अंदर घुप अंधेरा है, वो तो मर चुका है। तो फिर वो इस सोच के भी वो एक अजीब सा खौफ आता है। खैर वो दोनों वहां से जब फारिग हुए और बाहर की तरफ रवाना हुए तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। कब्रिस्तान में चलते हुए इस दफ़ा उनको एहतियात से चलना पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। लेकिन इस दफ़ा तो पीछे आने वाला जो काफ़ी देर पहले महसूस हो रहा था, अब घुप अंधेरे में ऐसा लगता था कोई भी पीछे नहीं है, सब कुछ क्लियर है। जब वो दाखिल हुए थे तब तो उसको नाजिया को बहुत महसूस हो गया था। इस दफ़ा वापस आते हुए महसूस ना हुआ। और जो कब्रिस्तान के गेट से निकले तो वहाँ पे 2-3 लोग मौजूद थे। उन्होंने उनको रोक लिया और कहा क्या बेवकूफ़ी है,
तुम एक छोटी बच्ची के साथ इस टाइम अंधेरे में कब्रिस्तान क्यों गए थे? ये क्या तुम लोगों ने पागलपन किया है? कभी भी रात को मगरिब के बाद कब्रिस्तान में छोटे बच्चों के साथ नहीं जाना चाहिए। अब जल्दी से अपने घर जाओ। नाजिया कहती है हम वहां से रवाना हुए, घर पहुंच गए, खाना शाना खाया, रूटीन का जिस तरह वर्क था। रात को मैंने बेटी को सुला दिया कि रात के 10-11 बजे का टाइम था कि मेरी बेटी रोना शुरू हो गई। छोटी थी, मासूम थी, 1 महीना 15-20 दिन उसकी उम्र थी। बच्चे रोते हैं तो मैंने उसको उठा लिया, चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रही। मैं उसको चुप कराती, वो और रोए जा रही। मैं परेशान हो रही थी। उसका रोना इस हद तक बढ़ गया कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी बेटी का रंग एकदम से रोते रोते काला स्याह हो गया। मैं उसको चुप कराऊं, अपने सीने से लगाऊं, देखूं, ऐसा जोर जोर से रो रही है कि उसके चेहरे पे जो काला स्याह रंग आया था वहां पे उसका चेहरा नीला हो जाए। फिर मैं देखूं उसका चेहरा कभी पीला हो जाए। उसके चेहरे पे एक रंग आता था और एक रंग जाता था। उसके चेहरे पे मुसलसल कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कोई ऐसे रंग आ रहे थे। और मैं डर गई कि नहीं, मेरी बेटी जिस तरह रो रही है और जितनी शिद्दत के साथ शदीद रो रही है, खुदा खैर करे, ये आम रोना नहीं है। बच्चे हैं, मासूम होते हैं, ये भी होता है बच्चों के कभी पेट में दर्द होता है, माँ का दूध पीते हुए 100 मसाइल होते हैं। लेकिन उसका जो रोना था वो इतना शदीद था कि मेरे शौहर भी डर गए, मैं भी डर गई और परेशान हो गई। क्या करें? रोते रोते 2-3 घंटे हो गए थे। उसको चुप कराते कराते सारा घर जाग गया था, सब परेशान हो गए थे। तभी मैंने अपने बाप को फ़ोन किया। मेरे बाप जो नवाब शाह में रहते थे, रूहानियत का जानते थे। उन्होंने फौरी मुझे कहा कि तुम्हारी बेटी को ठोकर लगी है। ये लफ्ज़ उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा भी है मेरी लैंग्वेज का आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, ठोकर लगी है। मैं जहाँ तक उस लफ्ज़ को समझ पाया हूँ कि डरी है, कोई उसको झटका लगा है, ठोकर लगी से मुराद। उन्होंने खैर दम वगैरह किया मेरी बेटी पे, लेकिन मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। और उसी अंदाज में, दम करते हुए चुप हो गई थी, लेकिन उसी अंदाज में फिर से रोना शुरू कर दिया जिस तरह थोड़ी देर पहले रो रही थी। फिर रोते रोते काली स्याह हो जाए, रोते रोते नीली हो जाए और अजीब सा चेहरा हो जाए। मैं कहूं या खुदाया, ये हुआ क्या है मेरी बेटी को? हम लोग सहन में थे कि तभी परेशानी के आलम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जो ठेला जिस पे मेरे शौहर जिनको सब्जी बेचते थे वो वहीं सहन में खड़ा था। मेरे शौहर ठेले के पास बैठे थे और मैं बेटी को चुप करा रही थी कि तभी वैसे ही मेरी अचानक निगाह शौहर को देखते हुए ठेले की तरफ गई। तो ठेले के नीचे मेरी निगाह पड़ी तो मैं चौंक सी गई। एक दफ़ा ऐसे मेरी निगाह से कि मैंने चेहरा हटाया और एकदम मुझे झटका लगा कि ये मैंने क्या देखा है। फौरी तौर पे वापस उस ठेले के नीचे देखा तो वो एक बच्चे की तरह था, छोटा सा बोना था, बच्चा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काला स्याह सा था और उसकी आंखें इंसानों की तरह बड़ी बड़ी सफ़ेद सी आंखें थीं। वो नीचे बैठा आंखें झपक रहा था और वो उस ठेले के नीचे घुसा मेरी बेटी को ही मुसलसल घूर रहा था। और जैसे उसको मैंने देखा, मैंने बेटी जिसको चुप कराने में लगी थी उसको सीने से मैं लगा लिया और मैं एकदम से डर गई। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए कि ये बच्चा नुमा, ये बच्चा सा है, काला स्याह सा, बाकायदा जिस तरह वजूद होता है इंसान का, ऐसे एक साये की तरह नहीं, इंसानी वजूद की तरह, लेकिन काला स्याह, बगैर कपड़ों के, नंग धड़ंग जिस तरह बच्चा बैठा होता है दबक के, ऐसा एक काला स्याह बच्चा जिसकी आंखें चमक रही थी उसके नीचे बैठा था। छोटा बच्चा, इंसान का जैसे 3-4 साल का, 2-3 साल का बच्चा होता है, ऐसे छोटा सा। और जब मैंने उसको गौर से घूरना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा दिया तो उसको महसूस हो गया कि इसने मुझे देख लिया है और समझ भी गई है कि मैं इसकी बेटी को देख रहा हूँ। तो उसी लम्हे मैंने उसको देखा, वो जल्दी से मुड़ा है, वहीं बैठे बैठे गोल घूम गया है, घूमा है और भागता हुआ जो हमारी बैठक थी, बैठक के अंदर चला गया है। मैंने अपने शौहर को फौरी तौर पे मुतवज्जो किया है। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीज़ बैठी थी। कहते हैं कहाँ पे? मैंने कहा इस ठेले के नीचे। मैंने उसको फ़ौरन देखा है, वो काला स्याह सा था और बेटी को ऐसे देखे जा रहा था और मैंने उसको देखा है, वो जैसे उसको गौर से मैंने देखा है तो भागते हुए बैठक में गया है। मेरे शौहर ने कहा रुको मैं देखता हूँ।
वो उठे हैं, मैं बेटी को सीने से लगा के बैठी रही हूँ। वो बैठक में गए हैं, सारी बैठक देख के आ गए हैं। अंदर से तो दरवाज़ा खुला था, जो उसका बैठक का अंदर वाली साइड से दरवाज़ा था, लेकिन जो बाहर गली वाली साइड पे दरवाज़ा था वो तो बंद था। उन्होंने कहा दरवाज़ा तो अंदर से कुंडी लगी है, अगर यहाँ से घुसा था कोई बच्चा जिस तरह तुमने देखा है तो बाहर तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर वाले दरवाज़ा तो अंदर से हमने बंद किया हुआ है, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा नहीं, मेरा वहम नहीं है, मैंने क्लियर किसी को देखा है। मेरी बेटी रात सारी इसी तरह रोती रही। कब सुबह अजानें हुई और अजानों के टाइम पे वो सो गई। मैं बहुत परेशान थी, मेरे शौहर भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा बस सुबह हो, अल्लाह खैर करे। कारी साहब हैं अपने, कारी साहब जानते भी हैं, दम दरूद भी करते हैं, उनका चीज़ों को समझ भी है उनको, उनके पास चलते हैं। सुबह हम बच्ची को लेके कारी साहब के पास पहुंच गए। जैसे हम कारी साहब के पहुंचे तो उनको कहा कारी साहब रात बच्ची बहुत शदीद रोती रही है, ऐसा रोती रही है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं। कभी इसका चेहरा रोते रोते काला, कभी नीला, कभी कोई रंग आ रहा था। तो वो बच्ची को देख के कुछ पढ़ते रहे हैं, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया उनको। वो पढ़ते रहे और एकदम पढ़ने के बाद मेरी तरफ देखा और मेरे शौहर की तरफ देखा और कहते हैं कल तुम लोग कब्रिस्तान गए थे? हम दोनों ने गर्दन एक दूसरे की तरफ देखा और कहा जी हाँ गए थे। और रात के टाइम गए थे? हमने कहा हाँ जी हम रात के टाइम गए थे। तो कहते हैं जब तुम लोग कल कब्रिस्तान गए हो तो वहाँ पे एक छोटे कद का बोना सा जिन, एक जो बच्चा है वो तुम लोगों के पीछे आ गया है और वो इस बच्ची को डरा रहा है, वो इस बच्ची के साथ अटैच हो गया है। रात जो इतना ज़्यादा ये डरती रही है उसकी वजह से डरती रही है। तभी मैं बोल पड़ी कारी साहब मैंने उसको रात देखा भी था। तभी वो मैंने अपने शौहर को कहा याद है मैंने आपको रात कहा था यहाँ पे कोई चीज़ बैठी थी ठेले के नीचे? आपने कहा था क्या? मैंने कहा एक बच्चा नुमा सा था, जैसे छोटा बच्चा होता है, और भाग के बैठक में गया था। मेरे शौहर बोल पड़े हाँ कारी साहब इसने मुझे कहा था, वो भाग के बैठक में गया था और फिर अंदर नहीं था। कारी साहब कहते हैं हाँ ये वही है जो कब्रिस्तान से तुम लोगों के साथ अटैच हुआ है। लेकिन आप घबराओ मत, ये मैं तुम्हें पानी दम करके दे रहा हूँ और ये लिखा हुआ कुछ दे रहा हूँ, इसको जलाना और जला के घर में जाके धूनी देना बच्ची को और ये पानी पिलाना उसको। हमने कहा ठीक है। हम घर पहुंच गए, घर पहुंच के हमने उसी तरह पानी पिलाया बच्ची को और वही कागज़ जला के उसकी जो धूनी थी, वो बाकायदा धुआं जो था उसका धुआं उसको दिया। तो उसके बाद वो रात बेटी बिल्कुल सुकून से सोई, बेटी बिल्कुल नहीं रोई। अगली रात भी सुकून से गुजरी, उससे अगली रात भी, यहाँ तक कि हम मुतमईन हो गए हमारी बेटी बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, अब उसके साथ कोई मसला नहीं था। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि बेटी के साथ मामला तो ठीक हो गया है, लेकिन वहीं मेरे साथ मामला शुरू हो गए। पहली दफ़ा जब मैंने महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से तेज़ी से गुजरा है कमरे के अंदर से। मैंने एकदम से मुड़ के देखा, मुझे नज़र तो कुछ ना आया लेकिन महसूस हुआ कोई गुजरा है। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है और झांक रहा है। क्या ये मेरा वहम है? ये वाकई कोई छुपा हुआ है? मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे गई, दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ था। और फिर सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि अब तो मुझे हर वक्त महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई कमरे में मेरे अलावा भी है, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी हर वक्त मेरे साथ है जो मुझे छुप छुप के देखता है। मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, उसको अभी तक देखा नहीं है, उसको फील नहीं किया, लेकिन एहसास हो जाता है। मैं अपने ख्यालों में गुम होती हूँ, बेटी में इन्वॉल्व होती हूँ, मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं होता, लेकिन एकदम से ऐसे एहसास होता है जैसे कोई पीछे है। ये एहसास कैसे मेरे दिमाग में आता है? मेरा तो दिमाग उस साइड पे होता ही नहीं है और मैं मुड़ के देखती हूँ पीछे कोई भी नहीं होता। लेकिन ये सिलसिला बहुत ज़्यादा मेरे साथ शुरू हो गया। अब ये हुआ
कि मेरा वहम जिसको मैं समझ रही थी मेरे यकीन में बदल गया कि नहीं, वहम नहीं है। अब मुझे इस तरह के इशारे मिलने शुरू हो गए थे। मैंने एक दो दफ़ा क्लियर देख लिया था, जैसे कोई वाकई मुझे देख रहा था। आंखें थीं, क्लियर भी नहीं थी, लेकिन धुंधली धुंधली सी मुझे आंखें झपकती हुई सी महसूस हुई। मैं उस छोटे से बच्चे को देख चुकी थी और उन आंखों को मैंने देखा, झपक के आंखों को देखा, वो आंखें गायब हो चुकी थी, लेकिन ये मुझे पता था कि आंखें यहाँ पे थी, मैंने आंखों को देखा है। अब मुझे महसूस क्लियर होना शुरू हो गया, हर जगह पे कुछ ना कुछ हर वक्त है मेरे साथ। कभी कोई गुजर के जाता है, कभी ऐसा लगता है वहां पे कोई बैठा हुआ था, यहां तक कि कभी बिस्तर पे ऐसे महसूस होता कोई उठा है इसके ऊपर से, बिस्तर प्रेस हुआ है, बैठा है, कुछ उठा है इसके ऊपर से। अब एक वहम नहीं रहा था, मुझे यकीन आ गया था बेटी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, मामलात मेरे साथ शुरू हो गए हैं। वहीं पे काफ़ी अरसे बाद घर में मेहमान आए हुए थे और मैं खड़ी किचन में काम कर रही थी। मेहमानों के लिए मैं खाना बना रही थी। मैं किचन में अकेली थी, मेहमान बाहर बैठे थे। मुझे एकदम महसूस हुआ जैसे किचन का दरवाज़ा हिला है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाज़ा हल्का सा हिल रहा था। शायद कोई आया होगा या शायद कोई बाहर गया होगा, लेकिन मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ? मैं तो खाना बनाने में इतनी मसरूफ़ थी। क्या मैं फिर से खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई और फिर मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे कोई चलता हुआ मेरे बिल्कुल करीब आ गया हो। उसके चलने की आहट मैंने क्लियर आहट को सुना था, वहम नहीं, एक क्लियर आहट थी जिसकी तरह कोई चलता है, उसके पाँव की ठक 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 आहट आती है। ऐसे क्लियर आहट सुनाई दी और मेरे पीछे आके कोई खड़ा हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब कोई ऐसा लगता है ना, आपके करीब आके कोई खड़ा हो जाए तो आपके जिस्म के पूरे रोंगटे, गूज बम खड़े हो जाते हैं। मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उसी लम्हे मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है कि इससे पहले कि मैं मुड़ के देखती मुझे चक्कर से आए और ऐसे मेरा दिमाग घूमा और वहीं ज़मीन पे मैं गिर गई। इतनी ज़ोर से मैं ज़मीन पे गिरी कि बाहर बैठे हुए को एकदम से लगा क्या हुआ है अंदर। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और जब मैंने कोई आवाज़ का जवाब नहीं दिया तो उठ के देखने आए तो उन्होंने शोर मचा दिया, भाभी गिरी हुई हैं। भाग के आए, उन्होंने मुझे उठाया, उठा के मुझे बिस्तर पे ले गए, बिस्तर पे लिटाया। बड़ी मुश्किलों से मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। तो वहीं पे वो भाग के गए कि भाभी को होश नहीं आ रहा। काफ़ी दिनों से ये शिकायत कर रही हैं कि मैंने, क्योंकि घर वालों को बताया हुआ था कि महसूस होता है कोई आया है, कोई गया है, चलना फिरना। ये मैंने शौहर को भी बता रखा था, सास को भी बता रखा था। तो वो सारे अजीब से हुए हुए थे। इतने दिनों से भाग के गए। मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग थे जो इस तरह दम करते थे, उनको वो बुला कर ले आए। वो आए, उन्होंने मेरे ऊपर खड़े होकर दम किया और उनके पढ़ाई करने से थोड़ी देर के बाद मैं होश में आ गई, मैं ठीक हो गई। लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी को लकवा होता है और वो बच जाता है, हुआ नहीं होता। मेरी ऐसी हालत थी, एक साइड मेरी ऐसी हुई हुई थी। मैं ठीक थी, मुझे कोई लकवा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी हालत एक अजीब सी थी, ऐसे लकवे की तरह। यहाँ तक के बाद में मैं डॉक्टर के पास भी गई तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपको लकवे की शिकायत हुई है लेकिन हो नहीं सका, लेकिन आपको झटका लगा है। लेकिन मुझे क्यों हुआ था, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, मुझे खुद किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। अजीब सी एक हालत से मैं वापस आई थी। मुझे वो आखिरी लम्हे याद आ गए थे, मैंने किसी को महसूस किया था, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, मैं गिर गई थी। उन दिनों में मेरी बहन, क्योंकि मैं अब काम काज नहीं कर सकती थी, एक लकवे की तरह की जो एक अजीब सा मेरे साथ हुआ था, मेरी छोटी बहन घर में आ गई काम काज करने के लिए और उसने घर का सारा काम काज संभाल लिया। अब वो मुझे भी संभालती, मेरी भी केयर करती और घर के काम भी संभालती। लेकिन मेरी सेहत थी कि दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। दिन ब दिन मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लकवे की शिकायत जिस तरह डॉक्टर ने भी कहा था, वो जिस सिम्त में हुई थी उसकी दूसरी साइड पे मेरी गर्दन मुड़ती थी और सीधी बड़ी मुश्किल से होती थी। मुझे लगता था जैसे कोई बाकायदा मेरी गर्दन को मोड़ रहा है और उसको मैं ज़ोर भी लगाती, मैं कमज़ोर हो गई थी इतनी कि मुझे समझ कुछ ना आती, तो कि मेरी गर्दन मुड़ना शुरू हो जाती और मुड़ती और
बड़ी मुश्किलों से मैं उसको सीधा करती, वो सीधा ना होती तो मेरी बहन या घर वाले भाग के मेरी गर्दन को सीधा करते। बड़ी मुश्किल से मेरी गर्दन सीधी होती, जिसको वो लोग लकवा या कुछ और समझ रहे थे। मुझे लग रहा था ये लकवा नहीं है, मुझे लग रहा था ये कमज़ोरी की वजह से नहीं है, मुझे लग रहा था मामला कुछ और है, जिसको मैं काफ़ी अरसे महसूस करती रही हूँ। वो यकीनन वहम नहीं, 100% सच है। अब मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी कि वहीं पे ऊपर से मेरी गर्दन का भी इस तरह की ये कंडीशन हो गई। लेकिन उसके बाद, उस गर्दन वाले वाक़ये के बाद, वो जो भी था जिसको मैंने अभी तक महसूस किया था, अब वो जाहिर होना शुरू हो गया। उसको मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि मैं अब कमज़ोर सी हो गई थी, अपने लिए हरकत करना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसको पहली रात जब मैंने महसूस किया, मैं बिस्तर पर अकेली लेटी थी। ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आँख खुल गई। मैं सीधी लेटी थी, मेरी आँख खुली और मैं खुद से परेशान हो गई, मेरी आँख क्यों खुली है, क्या वजह है, मैं क्यों जागी हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ बिस्तर पे कोई सांस ले रहा है। मैंने मुश्किलों से गर्दन को मोड़ा कि मेरा बिस्तर तो खाली है, फिर कौन लेटा है जो मेरे साथ सांस ले रहा है। तो मेरे बिस्तर पे कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे क्लियर सांस लेने की आवाज़ सुनाई थी। अभी तक जितना कुछ भी मैंने इससे पहले इशारे, मुझे नज़ारे हुए थे, इशारे हुए थे, उसमें से एक सबसे वाज़े जो था वो इतना करीब से था कि उसकी सांसों की आवाज़ को मैं क्लियर सुन पा रही थी, जैसे कोई बिल्कुल आपके साथ हो, और या आपके साथ किसी ने मुंह ऐसे रखा हुआ हो, आपको वो नज़र ना आ रहा हो, तो उसकी आप गरम गरम सांसों को कानों तक महसूस कर सकते हैं। मुझे उसकी गरमाइश अगली रात महसूस हुई। पहली रात जो वाज़े एक मुझे इशारा मिला था, अभी तक का सबसे बड़ा इशारा, कि मैंने उसकी सांसों की आवाज़ को सुना था, लेकिन अगली रात मैंने तपिश महसूस की। मेरे एक हिस्से पे बाकायदा जब कोई सांस लेता था तो इंतहाई आग की तरह गर्म एक हवा मेरे चेहरे पे आके लगती। जैसे सांस निकाली जाती तो वो मेरे चेहरे पे आके लगती, ऐसे लगता मेरे चेहरे पे आग लग गई है। इतनी तपिश थी उन सांसों के अंदर। आज भी मैंने गर्दन को मोड़ के देखा, आज भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन कल से ज़्यादा बड़ा साइन ये था, कल मैंने सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनी थी, आज उन सांसों की तपिश को भी मैं महसूस कर पा रही थी। कि मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, मेरे शौहर भाग उठ गए, मेरी बहन भी आ गई, क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो यहाँ कौन है। जैसे वो आए तो वो सांसों की आवाज़, वो तपिश वहाँ से गायब हो गई, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने कल रात को उसकी सांसों की आवाज़ सुनी थी, आज तो मैंने उसकी बाकायदा सांसों की तपिश भी महसूस की है। मेरा वहम नहीं है। था यहाँ कोई था। एक दो दिन और सुकून से गुजर रहे। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उस आँखों को जो मुझे कभी झांकती थी, जिनको मैं धुंधला धुंधला देखती थी, क्लियर मैंने देख लिया। कोई तेज़ी से गुजरा था, क्योंकि अब मैं लेटी रहती थी, कमज़ोर थी, ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। लेकिन उस रात शाम को मैंने कमरे के अंदर बाकायदा दरवाजे के पीछे किसी को खड़ा हुआ देखा। वो एक इंसान की तरह काला स्याह साया सा था। लगता ऐसा था जैसे साया हो, लेकिन बिल्कुल एक इंसान बना हुआ था। चेहरा उसका गोल सा था, चेहरे पे उसकी नाक, उसकी होंठ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय झपकती हुई आंखें। जो लगता था चेहरे पे वो आंखें झपकता है तो उसके चेहरा नज़र आता है, बाकी काला स्याह होने की वजह से उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना दांत, ना होंठ, ना कुछ भी। वहीं मैंने उसको देखा, वो खड़ा खड़ा मुस्कुराया है।
और उसके मुस्कुराने से तभी मैंने उसके दांतों को भी देखा, जो सफ़ेद उसके अंदर दांत थे। आंखें सिर्फ जो सफ़ेद थी पहले मुझे नज़र आ रही थी, फिर मुझे उसके सफ़ेद दांत भी मुस्कुराने की वजह से नज़र आ गए। यकीन हो गया कि ये वहम नहीं है, हकीकत में ये कोई। और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई उसकी तरफ देखती हुई, मेरी आंखें। तभी मैंने देखा वो तेज़ी से बाहर निकला और चला गया। आज मैंने उसको क्लियर देख लिया था। वो एक इंसानी कद के बराबर का एक काला स्याह साया था। वो बाहर चला गया था और तब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि हाँ, मैंने आज उसको क्लियर देख लिया है, वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, मैं लेटी हुई थी। एकदम से मेरी आंख खोली कि कोई आके पांव वाली साइड पे बैठा है। वैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वही आंखें, वही काला स्याह भदा सा चेहरा, खौफनाक, वही साया, वही जिन सामने मेरी पांव वाली साइड पे बैठा हुआ था और मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। कि तभी मेरे मुंह से चीख निकली, और जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली वो गायब हो गया। मेरे घर वालों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने बताया यहाँ वो मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था। अब मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, अपने लिए उठना बैठना इस हद तक भी बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं उठ बैठ सकती थी, ये नहीं कि मैं उठ नहीं बैठ सकती थी, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गई थी। हड्डियों का ढांचा जिसमें ताकत ही नहीं। हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे खुद अपने आप को देख के लगता था ना मैं जिंदा में हूं ना मैं मुर्दा में हूं, यानी मरी भी नहीं हूं तो जिंदा भी नहीं हूं। कमरे के अंदर पहली दफा जब मैंने सुना, जब मैं अकेली लेटी थी, कि मेरा नाम पुकारा गया, नाजिया। ऐसे लंबा करके नाम को पुकारा गया, नाजिया। मैंने गर्दन घुमाई, उस सिम देखा जिस सिम से मुझे पुकारा गया था। वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन क्लियर मेरे नाम को पुकारा जा रहा था। और बस उसके बाद फिर मुसलसल मेरे नाम को पुकारा जाता था, नाजिया। एक दो दफा तो ऐसा भी हुआ, बिल्कुल किसी ने मेरे कान के पास आके मुझे कहा, नाजिया। अब वहम नहीं था। हो सकता है मेरे घर वाले सोचते हों कि मैं बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बीमारी की वजह से मुझे वहम हो गया है, बीमारी की वजह से मुझे ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। शायद हो सकता है वो सोचते हों कि उनके दिमाग में हो कि इसका वहम है, ये डर रही है, खौफजदा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बाकायदा नाम सुनती थी, अब उसको देखना शुरू हो गई थी। और उस दिन सबसे ज़्यादा बड़ा साइन जो मुझे मिला कि रात को मेरी जब आँख खुली, तो उस दिन सबसे बड़ा उसने मुझे अपना साइन ये दिया कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने सांसों की आवाज़ को सुन लिया था कि कोई सांस ले रहा है। उन सांसों की तपिश महसूस नहीं हुई, लेकिन मैंने सांसों को लेता हुआ तो सुन लिया। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे मुंह से शदीद चीखें निकलना शुरू हो गईं, क्योंकि आज तो हद हो गई थी। वो मेरे बिस्तर पे बिल्कुल मेरे करीब आके लेटा हुआ था। बाकायदा उसके बाजू थे, बाकायदा उसका पूरा वजूद था जिस तरह इंसान का वजूद होता है, काला स्याह। मैंने उसको टच नहीं किया था, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज वो बाकायदा मेरे साथ लेटा हुआ था, काला स्याह था। और जिस वक्त मैंने गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखा, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो उसकी सांसों की आवाज़ से मेरी आंख खुली थी, कि ये सांसों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कानों ने कहा इस साइड से। तो मैंने जब मुड़ के देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें सफ़ेद आंखें, जिसमें ये काले होते हैं, ये काले नहीं थे, सफ़ेद आंखें मेरी तरफ देख रही थी, झपक रहा था, और उसके सफ़ेद दांत नज़र आ रहे थे। वो मुस्करा रहा था मेरी तरफ देख के। तभी मेरे मुंह से खौफ से चीखें निकलना शुरू हो गईं। और जैसे मैंने चीखना शुरू किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, उठ गया, गायब हो गया, क्या हो गया ये मैं नहीं देख सकी, लेकिन वो चला गया। घर वाले आ गए और उनको मैंने बताया, वो यहाँ लेटा था मेरे पास।
ये सारे वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे। मैं खुद बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शायद घर वाले अभी तक यही सोच रहे थे कि नहीं, बीमारी की वजह से इसकी ऐसी हालत है। तभी वो वाक़या हो गया जिसके बाद घर वालों को उस दिन यकीन आया, और मुझे घर वालों ने उस वाक़ये के बाद ये बात बताई थी कि हम यही समझते थे कि बीमारी की वजह से इसका वहम है, बीमारी की वजह से इसको शक्लें और इस तरह सब कुछ नज़र आ रहा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। क्योंकि घर में किसी और को कुछ महसूस नहीं हुआ था सिवाय मेरे, तो सबका यही ख्याल था बीमारी में इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उस वाक़ये के बाद सबको यकीन आ गया कि ये जो कुछ नाज़िया कहती रही है वो सब कुछ सच था। क्योंकि वो कहती हैं, उस दिन मुझे बाकायदा जो महसूस हुआ था वो ये था कि मुझे सिस्टर ने उठा के बिठाया, बड़ी मुश्किलों से मैं उठ के बैठी, कि उसी लम्हे मुझे वो नज़र आया, वो दरवाजे से चलता हुआ मेरी तरफ आया। वो मुस्कुराता हुआ आ रहा था और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। और वो मुस्कुराता हुआ जब मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मैं चीख मारना चाहती थी, लेकिन उसने शायद कुछ मुझे ऐसा कर दिया था कि मेरे वजूद से चीख तक नहीं निकल सकी और मैं हिल तक नहीं सकी। और वो चलता हुआ मेरे सामने आया और आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ देर देखता रहा, गर्दन उसने हल्की सी टेढ़ी की हुई थी, टेढ़ी गर्दन के साथ कुछ देर खड़ा मुझे देखता रहा। और उसके बाद मुझे इतना याद है कि वो मेरी तरफ बढ़ गया था। जब वो मेरी तरफ बढ़ गया, उससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद का मंजर मेरी फैमिली ने मुझे बताया। मेरी बहन कहती है, जब मैं अंदर कमरे में दाखिल हुई तो आप सामने बैठी हुई थी, आपकी आंखें खुली हुई थी, आपका वजूद अकड़ चुका था, आपके हाथ पांव ऐसे मुड़े हुए थे और आप जिस तरह गुस्से से घूर रही थी, मैं एकदम डर गई। और मैंने कहा, बाजी बाजी क्या हुआ, बाजी क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप गुस्से से ऐसे अकड़ के बैठी रही हैं। नाज़िया कहती हैं, मुझे इन बातों का कुछ भी याद नहीं, ये मेरी फैमिली ने मुझे बाद में बताया। और बैठी रही और मेरी बहन डर गई। उसको मेरे करीब आने से भी डर लग रहा था कि नहीं, ये बाजी नहीं है। जिस तरह आपकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, उससे पहले तो मैं आपको बिठा के गई थी, आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जिस तरह आप बैठी हुई थी, जिस तरह आपकी आंखें लाल सुर्ख थी, मैं भी डर गई कि नहीं, ये बाजी नहीं है, मामला कुछ और है। मैं परेशान हो गई, भाग के घर वालों को इकट्ठा किया, घर वाले भी सारे जमा हो गए और उसी लम्हे कोई भी मेरे करीब आने से भी डर रहा था। सबको ऐसा लगा, सास को बुलाया गया, वो हिम्मत करके मेरे करीब आई हैं और मुझे आके कहा, नाज़िया नाज़िया। और उन्हें जैसे ही मेरे कंधे पे हाथ रखा है और कहा, नाज़िया क्या हुआ है? तो कहते हैं, एक ऐसा हाथ मारा है नाज़िया ने, और ये हाथ सिर्फ ऐसे मारा है अपनी सास को, अच्छी खासी भारी भरकम सास थी, वो उड़ती हुई वहाँ जाके गिरी हैं। एक कमज़ोर हड्डियों का ढांचा, ना जो जिंदा में थी ना मुर्दा में थी, उसका हाथ तो इतना जोर, उसमें ताकत हो ही नहीं सकती कि किसी को ऐसे टच करे और वो उड़ती हुई जाके गिरे। बाकायदा वो उड़ती हुई जाके गिरी हैं। उसके बाद सब ने चीखना शुरू कर दिया, मर्दों को बुलाया गया, मर्द आ गए, मर्दों को कहा गया कि इसको चेक करो। और शौहर आया और उसने आते ही मुझे कहा, नाज़िया नाज़िया क्या हुआ? उस अच्छे खासी उनकी सेहत, आते ही उन्होंने दोनों मेरे हाथ पकड़े। उन्होंने जैसे मेरे हाथ पकड़े, मैंने ऐसे हाथ किए और वो भी उड़ता हुआ, एक मर्द ताकतवर भारी भरकम जिस्म के साथ उड़ता हुआ सामने जा गिरा। वो कहते हैं, उसके बाद सब ने कहा, मिल के इसको पकड़ो। मेरे शौहर को चोट लगी, वो बाकायदा नीचे जाके गिरे। थोड़ी देर तक वो उठ गए और उसके बाद बोले, नहीं, इसके अंदर हाजिरी हो चुकी है। हम लोग वहम समझते रहे कि इसको वहम है और इसको चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन आज पता लग गया इसके अंदर जिन्नात की हाजिरी हो गई है। ये नाज़िया नहीं है। जिसने मुझे उठा के फेंका है, नाज़िया में इतनी ताकत नहीं हो सकती जो उसने उठा के मुझे मैंने हाथ पकड़े थे और जिस तरह उसने मुझे झटका दिया है, तो वो ताकत एक नाज़िया की नहीं है, वो किसी जिन की ही ताकत हो सकती है। वो कहते हैं, मिल के वो सारे मेरे पास आ गए पकड़ने के लिए कि मिल के इसको सारे पकड़ते हैं। कहते हैं, मिल के मेरे पास आए तो मैंने फिर उठा उठा के फेंका उनको। फैमिली ने बताया कि तुमने बाकायदा पटका है, उठा उठा के सबको, कभी उसको उठा के पटक देती थी और बाकायदा जोर नहीं लगाना पड़ता था, ऐसे हाथों का सिर्फ इस्तेमाल करती थी और वो उड़ते हुए जाके गिरते थे। सब कोशिश कर चुके इकट्ठे होकर पकड़ने की, फिर भी आपने उनको उठा के फेंका, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सका।
सब खौफजदा हो गए थे। आप ऐसे अकड़ के बैठी हुई थीं, आप बोल कुछ नहीं रही थीं, आंखें लाल सुर्ख थीं। आपको देख के कोई भी देखता था डर जाए, इतना शदीद खौफनाक आपका चेहरा हो चुका था। लेकिन ताकत, अल्लाह की पनाह, ऐसी ताकत आ चुकी थी जैसे आपके अंदर कोई 10-12 मर्दों जितनी ताकत हो। पहलवान के अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती कि सिर्फ हाथ टच करे कोई उड़ता हुआ जाए। हम भरपूर कोशिश कर चुके और जब हर कोशिश नाकाम होगी तो घर वालों ने फैसला किया कि नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर जिन्नात की हाजिरी हो चुकी है, वो बहुत ताकतवर जिन है जो भी इसके अंदर है, तो इसलिए बेहतर है किसी आमिल को बुलाओ, किसी ऐसे शख्स को बुलाओ जो कुरान, जो आमिल हो और जिन्नात को निकालना जानता हो। फौरी तौर पे घर वाले भागे और एक बुजुर्ग को, मोहल्ले के बुजुर्ग थे, उनको वो बुला के लाए। उन्होंने पढ़ाई की, वो मेरे ऊपर पढ़ते रहे, करीब वो भी नहीं आए। घर वालों को कह दिया इसके करीब जो भी आएगा ये बहुत ताकतवर जिन है, इतनी इसके अंदर ताकत है कि ये उठा के सबको फेंक देगा। मैं पढ़ ज़रूर सकता हूँ, इसको नॉर्मल कर दूंगा, लेकिन निकाल नहीं सकता इसको, ये बहुत ताकतवर है। कुछ देर पढ़ने के बाद वो बोले थे, वो आए, खड़े हुए, पढ़ते रहे, फिर उसके बाद बोले घर वालों से कि नहीं ये बहुत ताकतवर है, मैं अभी इसको बेहतर तो कर दूंगा लेकिन निकाल नहीं सकता, ये मेरे बस से बाहर है, बहुत ताकतवर है। वो पढ़ते रहे, काफ़ी देर पढ़ते रहे। नाजिया ऐसे सामने अकड़ के बैठी रही, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल घूरती जा रही थी और उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रही थी वो बहुत ही खौफनाक, भारी भरकम आवाज़ें थी, जैसे कोई गुस्से से ज़ोर ज़ोर से गुर्राता है। जिसे वो खड़े पढ़ रहे थे तो वो अंदर से गुर्राने की उसकी आवाज़ आती थी, जो एक मर्दाना आवाज़ थी। नाजिया की एक बिल्कुल बारीक औरतों वाली आवाज़ नहीं थी, एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ थी, वो भी गुस्से में, जैसे कोई गुर्राता है, इस तरह की आवाज़ थी। बोले वो कुछ भी नहीं, सिर्फ गुर्राता रहा। वो पढ़ते रहे और अंदर से जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे उसके गुर्राने की आवाज़ें आती जा रही थी, यहाँ तक कि वो पढ़ते रहे, पढ़ के फूंक मारते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गुर्राना चुप होता गया। उसके बाद नाजिया ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके ऐसे पीछे जाके गिर गई। जब वो गिर गई तो वो बोले थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ताकतवर है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी तो मैंने उसको जैसे कैसे भेज दिया है, इससे ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है। उसने कहा और वो चले गए। घर वाले वहाँ पे डरे खड़े रहे कि इसको खुद से होश आए, कहीं ये ना हो इसको हाथ लगाएं और फिर ये उठा के पटके, क्योंकि सबको चोटें लग चुकी थी। थोड़ी देर तक लेटे नाजिया ने आंखें खोली और आंखें खोल के सबको इस अंदाज में देखा, परेशान हो गई और बोली क्या हुआ है, आप लोग सारे क्यों इस तरह मुझे देख रहे हैं। तो घर वाले समझ गए कि ये आवाज़ नाजिया की है, वो होश में आ चुकी है, वो जो भी था वो जा चुका है। शौहर ने कहा नाजिया तुम ठीक हो ना? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था मुझे? तुम्हें कुछ याद नहीं? उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं। तब उनको अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ भी उसको याद नहीं है, क्या उसके ऊपर गुजरी है वो कुछ भी नहीं जानती। अब उसके घर के अंदर बिल्कुल वो जो भी था क्लियर सबको हो चुका था कि इसके अंदर बाकायदा हाजिरी करके उसने अपने वजूद का एहसास दिला दिया कि इसका वहम ना समझो, इसको जो नज़र आता है वो वहम नहीं, वो हकीकत है। 1-2 दिन के बाद वालिद साहब से रब्ता हुआ तो वालिद साहब ने कहा मेरी बेटी को जैसे कैसे मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, मैं इसका खुद वहाँ पे इलाज करूँगा और ये ठीक हो जाएगी। वालिद साहब आए और फिर नाजिया को, उसकी बहन को लेके नवाबशाह चले गए। वहाँ वो कहती है, नाजिया कहती है मेरे वालिद साहब ने मेरा रोज़ इलाज करना शुरू कर दिया। वो मुझे पानी दम करके देते, पिलाते, मेरे ऊपर दम करते, मेरे ऊपर पढ़ते, मुसलसल कई दिनों तक वो मेरे ऊपर पढ़ते रहे। मेरे वजूद को झटके लगते थे। अब मेरे वजूद के अंदर हाजिरी नहीं हुई थी, लेकिन जब वो पढ़ते थे मेरा वजूद झटके मारता था बहुत ज़्यादा। वो पढ़ते रहे, मेरा वजूद झटके मारता रहा। काफ़ी दिन उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की। वाकई वो बाप ही था जो अपनी बेटी पे मेहनत कर रहा था, शायद कोई और इस तरह मेहनत ना करता। मेरे बाप ने मुकम्मल तौर पे जब उसको निकाल लिया,
टाइम लगा उनको। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि बेटी, जिस कब्रिस्तान में तुम लोग गए थे, जब तुम्हारी बेटी को मैंने कहा था ठोकर लगी है, तो अब तुम यहाँ आई हो, मैंने मुसलसल तुम्हारे ऊपर पढ़ाई की है, इतने दिनों के बाद मुझे पता लगा है कि वो ठोकर सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं लगी थी, कोई तुम्हारे पीछे भी आया था। एक जो बोना सा था, छोटा सा बच्चा सा जो था, वो तुम्हारी बेटी के साथ अटैच हो गया था, जो वो तो चला गया, लेकिन एक तुम्हारे साथ भी था जो ताकतवर था, वो अपने जादू की वजह से शो नहीं हो पाया था। तुमने मुझे बताया था कि तुमने कारी साहब से इलाज करवाया था बेटी का, और उन्होंने तुम्हें खुद से बता दिया था कि तुम कब्रिस्तान गई थी तो तुम्हारी बेटी के साथ कोई अटैच हो गया था। तो वो इतना जादूगर, इतना वो ताकतवर है, उसने अपने जादू से पता नहीं लगने दिया था उस कारी साहब को भी कि वो भी इस घर में मौजूद है, जबकि वो भी उस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद था, क्योंकि वो ताकतवर था, जादू, उसका पास जादू था, बहुत ताकतवर था। इसलिए जब कारी साहब पढ़ाई कर रहे थे तो वो छोटा सा जो बच्चा था, उनको वो तो नज़र आ गया था, वो नज़र नहीं आ सका था, जबकि वो भी तुम्हारे घर में मौजूद था। वो इल्म वाले थे कारी साहब, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उनके इल्म को भी धोखा दे गया, छुप गया। धोखा नहीं दे गया, उसके इल्म को छुप गया कि उनको नज़र नहीं आ सका। और वो यही समझे शायद एक बच्चा है जो उस कब्रिस्तान से साथ अटैच हुआ है, और वो उसको निकालने पे फोकस करते रहे, ये छुपा रहा। तुम्हें ये आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता गया, घर वाले उसको वहम समझते रहे, लेकिन जब तुम्हारे अंदर हाजिरी हुई तो तब से लोगों को पता लगा कि वो वहम नहीं, वो हकीकत में था। और बेटी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जिस्म को झटके लगते रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकला, ये मुझसे मत पूछो, लेकिन मैंने उससे हम कलाम हुआ हूँ और उससे सब पूछा है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा ताकि तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा है तो उसने मुझे बता दिया था, वो उस कब्रिस्तान से आया था, और तुम्हारे पीछे तभी आया था जब तुम अपनी बेटी के साथ उस कब्रिस्तान में गई हो। मैंने उससे पूछा था कब से इसके साथ हो, तो उसने मुझे बताया है कि जब ये कब्रिस्तान आई थी, कब्रिस्तान में ये दाखिल होने लगी थी, तो उस वक्त कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ ही तो मैं खड़ा था। जब ये दाखिल हुई थी मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा था। इसने पहली दफ़ा मुझे मुड़ के देखा, मैं इसको नज़र नहीं आया। इसने दूसरी दफ़ा मुझे मुड़ के देखा, मैं इसको नज़र नहीं आया। तीसरी दफ़ा एक झाड़ी हिली थी, इसने मुड़ के देखा था, मैं इसको नज़र नहीं आया। ये लोग वहाँ पे रहे, मैं और वहीं मौजूद रहा। और जब ये लोग वहाँ से उठने लगे थे तो उस वक्त घुप अंधेरा हो चुका था। इनके लिए, इंसानों के लिए घुप अंधेरा था, मेरे लिए उजाला था। फिर मैं उसके ऐसे पीछे आया कि इनको भी पता नहीं लग सका, और ना मैंने उस कारी साहब को पता लगने दिया। आपको भी पता ना लगता। इतने दिन जो आपने पढ़ाई की है, इतने दिन की पढ़ाई के बाद मेरा जादू आपसे बच ना सका। अगर आप भी 2-3 दिन पढ़ाई करते, मैं आपको पता ना लगने देता, आपके आगे भी मैं छुपा रहता। लेकिन क्योंकि आपने हार नहीं हारी और मुसलसल पढ़ते रहे हैं, इसलिए मैं मुसलसल जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, आखिर मैं सामने आ गया हूँ और आपके कलाम के आगे हार मानता हूँ और जा रहा हूँ इस वादे के साथ कि फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। और नाजिया कहती हैं उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। लेकिन उन्होंने एक और मुझे कहा है कि जब उन्हीं दिनों में जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो ससुराल के साथ उनकी कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी, क्या हो गया था, तो काफ़ी उन्होंने 2-3 किराए के घर रहे थे, किराए के घर लिए थे। तो ये किराए के घर में भी रहती रही हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वाक़यात इनके साथ हुए थे। आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी भेजूँगी। तो आप कहानी सुन रही हैं और आप जब ये कहानी सुनेंगी तो आपसे ही रिक्वेस्ट है कि वो आपके साथ जो वाक़यात हुए थे किराए के घरों में, तो आप ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह उसको भी मैं हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे मेरी बहन नाजिया, ये तो आपका फ़र्ज़ी नाम है नादिया, आपने मुझे अपना असली नाम बता दिया था, कि आपने जब कहानी मुझे भेजनी है ना, जिस तरह उसके नीचे OCS आपने लिख दिया था, बेशक OCS लिख दें आप, कोई बात नहीं, या हॉरर स्टोरी लिख दें, नीचे लिखना ज़रूर है आखिरी लफ्ज़ OCS ही बेशक आप लिख दें। बाकियों को तो स्टोरी लिखें, तो आप OCS लिख दें, मैं समझ जाऊँगा और इसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। वरना आप वॉइस मैसेज करके लास्ट में आप लाजमी स्टोरी या OCS लिख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जी कहानी जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की। आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे स्टोरी रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं वॉइस मैसेज में, और लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में स्टोरी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, एंड पे एक और मैसेज करना है स्टोरी, STORY। आपने जिस तरह इस बहन ने भी कहा, मुझे दरमियान में कहा, इनको शुरू में बताना चाहिए था, वरना मैं आपका नाम रियल लिख बैठा था और मैं रियल ही बता देता। हर वो शख्स जो चाहता है वो मुझे अपना नाम रियल बताए,
लोकेशन भी रियल बताए और साथ ही ये भी बता दे कि हाँ मैं रियल बता सकता हूँ या फ़र्ज़ी बताऊँ, ये ज़रूर बताया करें, वरना मैं गलती से अगर रियल बता बैठा तो वो गलत हो जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे भेजना है वो है +923136555500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।